नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और एलन मस्क या जेफ बेजोस पहला ट्रिलियनर कौन बनेगा, ये तो डिपेंड करता है कि यार ये जो धरती के ऊपर जो कंपटीशन चल रहा है ना, वो कौन जीतता है। तो इस कंपैरिजन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलन मस्क और जेफ बेजोस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे उनका अर्ली लाइफ था, फिर कैसे उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर सेटअप किया, क्या उनके बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या उनके लीडरशिप स्टाइल्स हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो एक 2004 की फ़ोटो जिसमें एलन मस्क और जेफ बेजोस मिले थे। तो उस टाइम दोनों अपना बिजनेसेस चला रहे थे और इतने पॉपुलर नहीं थे। अगले 17 सालों में इन्होंने पूरा दुनिया बदल दिया। और वैसे लोगों को लग रहा था कि यार $100 बिलियन किसी का पर्सनल नेटवर्थ होना इम्पॉसिबल है, बट एलन मस्क और जेफ बेजोस ने एक ही साल $100 मिलियन का तो नेटवर्थ क्रॉस कर ही लिया था, पर $200 बिलियन को भी टच कर दिया। और अब ये कंपटीशन शुरू हो गया है कि यार कौन ट्रिलियनर बनेगा। तो वैसे तो यार ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग फील्ड में ऑपरेट करते हैं, बट एक दूसरे के बीच में इनकी अनबन चलती रहती है। एलन मस्क काफ़ी बार कमेंट करते हैं अमेज़ॉन और जेफ बेजोस पे, बोलते हैं कि भैया अमेज़ॉन एक मोनोपोली है जिसको तोड़ना चाहिए, और जेफ बेजोस को भी बोलते हैं कि भैया इनकी उम्र ज़्यादा है, ये सिर्फ कॉपी करते हैं, और ये जो हमारे जो स्पेसएक्स के इंजीनियर्स हैं उनको ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। उधर दूसरी तरफ यूजुअली जेफ बेजोस अमेज़ॉन के थ्रू कमेंट करते हैं कि भैया स्पेसएक्स जो है मोनोपोलाइज कर रहा है स्पेस इंडस्ट्री को, कंपटीशन को आने नहीं दे रहा है। और इसके अलावा जेफ बेजोस बोलते हैं कि भैया जो एलन मस्क का मार्स का प्लान है ना, ये काफ़ी मुश्किल ही है। तो इन दोनों के बीच में अनबन चलती रहती है, पर ट्रिलियनर के अभी रेस में सिर्फ ये दोनों हैं। और एक्चुअल में ट्रिलियनर बनते हैं नहीं वो तो वक्त बताएगा, बट यार सही में इन्होंने जिस वे में पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज किया है ना, कोई इनको इग्नोर नहीं कर सकता। अब एक्चुअल में इनके क्या सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंसेस हैं, वो हम इनकी अर्ली लाइफ के डिस्कशन से ही शुरू करते हैं। एलन मस्क का जन्म जून 28, 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। मतलब अभी उनकी एज 49 ईयर्स है। और वो बचपन से ही काफ़ी ब्रिलियंट थे यार। मतलब 9 साल की उम्र तक उन्होंने ब्रिटानिका के इंसाइक्लोपीडियाज पढ़ लिए थे। 12 साल की उम्र तक कोडिंग सीख के कंप्यूटर गेम कोड करके बेच भी दिया था। और उनके पेरेंट्स का तो डिवोर्स हो गया था, पर उनको पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्ट था। वो इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे थे और इसलिए बहुत वो बचपन में बुली भी हुए हैं। बट वो बहुत जल्दी समझ गए थे कि यार यूएसए एक लैंड ऑफ ड्रीम्स है, और अगर उनको दुनिया बदलना है तो उनको वहाँ जाना पड़ेगा। और डायरेक्टली जाना तो मुश्किल था, तो इसीलिए वो पहले कनाडा शिफ्ट हुए। वहाँ पे उन्होंने इधर उधर के काम काफ़ी किए, फार्म में काम किया, पढ़ाई किया, और फिर वो यूएस शिफ्ट हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिज़िक्स का डिग्री लिया, और उसके बाद उनको स्टैनफोर्ड में पीएचडी भी मिल गया था। पर 2 दिन वहाँ जाके उनको समझ आया कि यार इंटरनेट बूम आ रहा है और अब वो इंटरनेट पे अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट कर लिया। अब जेफ बेजोस की भी स्टोरी सिमिलर है। उनका जन्म जनवरी 12, 1964 को यूएस में ही हुआ था, और उनकी एज अभी 57 ईयर्स है। तो एक्चुअल में जेफ बेजोस के बायोलॉजिकल ग्रेट ग्रैंडफादर ने शिफ्ट कर लिया था यूएस को, तो इसीलिए उनको वो फ़ायदा हुआ। बट उनकी मॉम की एज 17 साल थी जब जेफ बेजोस पैदा हुए, और फिर जल्दी जेफ बेजोस के भी पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। तो जब जेफ बेजोस की उम्र 4 थी तब उनकी मॉम ने दूसरी शादी करी माइक बेजोस के साथ, जो कि एक इमिग्रेंट थे क्यूबा से। और जेफ बेजोस भी एलन मस्क की तरह बचपन में काफ़ी ब्रिलियंट थे, काफ़ी पढ़ाई पे फोकस करते थे, और जो भी चीज़ें आती थी उसको तोड़ के फिर से खुद बनाने के लिए कोशिश करते थे। कैसे वो चलता है वो सब जानने की कोशिश करते थे। और उसके बाद उन्होंने प्रिंसटन में पढ़ाई करी, जहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली, और वहाँ पे भी वो टॉपर थे। उसके बाद उन्होंने जॉब करी, और फाइनली डी शॉ जो कि एक हेज फंड था, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम काम किया। 30 साल की उम्र तक वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे, तो काफ़ी अच्छा खासा कमा थे, काफ़ी ज़बरदस्त उनका करियर चल रहा था। और अब यहाँ से शुरू होता है दोनों का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की कहानी। अब 24 साल की उम्र में एलन मस्क ने 1995 को ज़िप्टो की शुरुआत करी, जो कि एक इंटरनेट सिटी गाइड था। तो वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छा चलने लगा। 1999 को कॉम्पैक्ट ने ज़िप्टो को $307 मिलियन में खरीद लिया,
जिसके बाद एलन मस्क को करीब $22 मिलियन मिले। तो फिर शुरुआत हुई X.com की और वो आगे जाके मर्ज होके PayPal.com बना और फिर eBay ने 2002 को PayPal.com को $1.5 बिलियन में एक्वायर कर लिया और एलन मस्क को करीब $180 मिलियन मिले। तो मतलब आप देख रहे हो कि यार एक के बाद एक कैसे एलन मस्क स्टार्टअप पे स्टार्टअप किए जा रहे थे, पर यहाँ पे जब अच्छा खासा उनको पैसा मिल गया, जबकि नॉर्मली लोग इन्वेस्टर बन जाते हैं, आराम करते हैं, एलन मस्क ने बोला कि यार अब हमको दुनिया बदलनी है। तो उन्होंने तब डिसाइड किया कि यार वो अपना आधा रिसोर्सेज फोकस करेंगे कि यार जो अर्थ के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो या अर्थ को और सस्टेनेबल बनाने को हो, उस पर डालेंगे, और जो आधा रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमंस को एक मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज़ बनाने पे फोकस करेंगे। तो इसलिए वो चाहते थे कि यार ह्यूमंस मार्स में भी सेटल हो पाए। तो यही गोल्स फुलफिल करने के लिए पहले तो यार उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत करी 2002 को और काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए, पर एक के बाद एक 3 उनके रॉकेट लॉन्चेस फेल हो गए। लग रहा था स्पेसएक्स डूब जाएगी, बट फाइनली उनका 4th रॉकेट लॉन्च फेल हुआ और स्पेसएक्स बच गया। दूसरी तरफ उन्होंने टेस्ला में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, बट 2007 के अराउंड जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तब फिर एलन मस्क ने टेक ओवर कर लिया और CEO बन गए टेस्ला के। तो ऐसे उनके जो अभी 2 मेन कंपनीज है, टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत हुई। और अब तो आप देखेंगे कि यार सोलर सिटी, जिसको टेस्ला ने एक्वायर कर लिया, उसके बाद न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, इन सारे कंपनीज में भी काम करते हैं। हाइपरलूप भी उनका एक आइडिया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। पर दूसरी तरफ जेफ बेजोस जब 30 साल के हो गए थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, तब उन्होंने एक जगह पढ़ा कि यार इंटरनेट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और उनको भी लगा कि यार इंटरनेट बूम आ रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार इसमें भी वो अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। और उनका मेन फंडा यही था कि यार आज अगर रिस्क नहीं लिया तो 80 साल की उम्र में मैं रिग्रेट करूँगा कि यार मैंने उस टाइम ट्राई नहीं किया। तो उन्होंने डी शॉट छोड़ दिया और अमेज़ॉन की शुरुआत करी, जो कि शुरुआत में एक ऑनलाइन बुक स्टोर कंपनी थी और 1994 में शुरुआत करी। उसके बाद IPO भी हुआ, पर 2000 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन की भी शुरुआत करी, जिससे कि उनका एम था कि यार वो ह्यूमन स्पेस कॉलोनीज बनाएंगे। इसके अलावा जेफ बेजोस ने गूगल में भी इन्वेस्ट किया है। इंटरेस्टिंग बात ये कि यार गूगल ने अच्छा खासा अमाउंट स्पेसएक्स में इन्वेस्ट किया है और जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन पोस्ट नाम के न्यूज़पेपर को खरीदा हुआ है और भी कई सारे वो इन्वेस्टमेंट्स करते ही हैं। बट अब हम मेन टॉपिक पे जाते हैं कि यार इनका बिजनेस स्ट्रैटेजीज और लीडरशिप स्टाइल कैसा है। अब अगर हम एलन मस्क की बात करें, यार वो एक ना विजनरी हैं। वो इतने बड़े बड़े जो विजन बताते हैं, शुरुआत में लोग उनको बिलीव नहीं करते कि भैया इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ जाएंगी या रीयूजेबल रॉकेट्स बन जाएंगे, किसी ने बिलीव नहीं किया। बट एलन मस्क ने वो करके दिखाया, क्योंकि यार वो इनोवेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा वो प्रॉब्लम को बिल्कुल डीप से समझते हैं और बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल पे काम करना स्टार्ट करते हैं। खुद वो अपने आप को एक इंजीनियर मानते हैं। तो आप देखोगे जब भी उनके प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन होंगे, एलन मस्क को सारी चीज़ें डिटेल में पता होती है कि यार ये गाड़ी कैसे चल रहा है या क्या क्या पार्ट्स यूज़ हुए हैं या स्पेसएक्स में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। इसके अलावा वो एक एग्जाम्पल से लीड करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मतलब जब टेस्ला 1-2 साल पहले काफ़ी प्रॉब्लम में थी, वो फैक्ट्री में ही सोते थे, 18-18 घंटे काम करते थे। तो बेसिक फंडा ये है कि यार उनका एक इंजीनियर मेंटालिटी है जिसमें उनको दुनिया बदलना है और ये जो पैसे वो कमा रहे हैं ना, वो एक बाय प्रोडक्ट है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यार एलन मस्क वैसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं और जो भी उनका ये सारा नेटवर्थ है वो इसीलिए क्योंकि यार टेस्ला का उनका करीब 20% शेयर होल्डिंग है। कहीं उन्होंने ऐसा नहीं है कि यार दूसरे स्टॉक्स में पैसा लगा रखा हो। और उनका मेन एम है कि यार हमें दुनिया बदलना है, पैसा तो साइड बाय साइड कमा ही लेंगे, और इसीलिए उनको रियल लाइफ आयरन मैन भी बोला जाता है। अब अगर हम दूसरी तरफ जेफ बेजोस की बात कर लें, वो एक बिजनेसमैन है। मतलब वो काफ़ी लॉन्ग टर्म सोचते हैं, काफ़ी डिटेल में प्लान्स बनाते हैं और उनका टीम बिल्डिंग पे भी काफ़ी फोकस होता है। इसीलिए आप देखोगे कि यार अमेज़ॉन की कितनी ज़बरदस्त टीम है। इसके अलावा वो हमेशा स्टार्टअप मेंटालिटी पे रहते हैं, हमेशा बोलते हैं कि यार इट्स ऑलवेज डे 1 एट अमेज़ॉन, ताकि इनोवेशन पे फोकस किया जाए और एक के बाद एक वो बिजनेसेस में एक्सपैंड करते हैं, जिससे अमेज़ॉन का भी फ़ायदा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि यार वो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट फर्म बेजोस एक्सपेडिशन है और इसके अलावा उनका जो स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसको भी फंड करते हैं। और अब क्योंकि अमेज़ॉन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया है, तो उनको ऐसा नहीं है कि यार दिन के 18-18 घंटे काम करने पड़ते हैं, आराम से वो काम करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि यार अमेज़ॉन शुरुआत के करीब 9 साल, मतलब 2003 तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ था। वैसे अगर आप टेस्ला को भी देखेंगे, CEO एलन मस्क 2007 में बने टेस्ला के,
और फाइनली फुल ईयर प्रॉफिटेबल जाके टेस्ला 2020 में ही हुआ। तो दोनों ही लॉन्ग टर्म सोचते हैं और दोनों का अप्रोच, एम और विजन अलग है, बट दोनों ने इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिएट किया है। एक और जो इंटरेस्टिंग डिफरेंस दोनों में है वो ये कि एलन मस्क ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब 50 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं और लिटरली यार जो भी मन में आता है वो ट्वीट कर देते हैं, इसलिए बीच बीच में वो फंस भी जाते हैं। बट एक उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि यार उनकी अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाती है, चाहे टेस्ला, स्पेसएक्स या दूसरे एलन मस्क की कंपनीज की हो। जबकि दूसरी तरफ जेफ बेजोस ज़्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम में, करीब 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट वहाँ पे वो कभी कभी पोस्ट करते हैं और बिल्कुल एज अ बिजनेसमैन डिप्लोमेटिक वे में पोस्ट करते हैं। और वैसे तो यार ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में ऑपरेट करते हैं, बट एक्चुअल में ये ट्रिलियनर बनेंगे कि नहीं वो तो यार डिपेंड करता है ना इनकी जो कंपनीज हैं जो कि धरती के ऊपर ऑपरेट करने का प्लान है उसमें कितने सक्सेसफुल होते हैं। अब वैसे तो यार स्पेसएक्स की शुरुआत ब्लू ओरिजिन के बाद हुई थी, बट अब वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गए, रीयूजेबल रॉकेट्स उनके चल रहे हैं, यहाँ तक कि यार अब तो वो एस्ट्रोनॉट्स को भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेके वापस ला चुके हैं और नासा के साथ भी उनके $1 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट हैं ही। दूसरी तरफ ब्लू ओरिजिन धीरे धीरे चल रहा है, उनका न्यू शेपर्ड, न्यू ग्लेन, इन सब की टेस्टिंग चल रही है और ब्लू ओरिजिन को मोस्टली वैसे जेफ बेजोस ही फंड करते हैं अमेजोन के शेयर्स बेच के, जबकि स्पेसएक्स फंडिंग रेज करता रहता है। अभी रिसेंटली $850 मिलियन की उन्होंने फंडिंग रेज करी थी $74 बिलियन के वैल्यूएशन में। और स्पेस रेस में वैसे तो स्पेसएक्स आगे है, बताया जा रहा है करीब 5 साल आगे है ब्लू ओरिजिन से, बट अब जेफ बेजोस ने बोला है कि यार वो ब्लू ओरिजिन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, इसलिए वो अब अमेजोन के सीईओ के पोजीशन से भी स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो होपफुली अब उनका भी ग्रोथ काफ़ी तेज़ होगा। बट अगर हम ट्रिलियनर की बात करें तो दोनों का नेटवर्थ ऑलमोस्ट $180 बिलियन के आसपास रहता है और $200 बिलियन भी टच कर ही दिया है। और अभी आप देखेंगे अमेजोन एक स्टेबल कंपनी है, उनके काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज हैं और धीरे धीरे वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से जेफ बेजोस की नेटवर्थ बढ़ रही है। बट बीच में जब उनका डिवोर्स हो गया था तब उनको $35 बिलियन अपनी एक्स वाइफ मैकेंजी बेजोस को देना पड़ा था। बट उसके अलावा भी बताया जा रहा है अमेजोन धीरे धीरे ग्रो करेगा तो होपफुली जेफ बेजोस का $200 से $300 बिलियन तो ग्रो हो ही जाएगा। बट अगर हम एलन मस्क की बात करें, टेस्ला का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 700% बढ़ा था पिछले साल पैंडेमिक के टाइम में और उनका नेटवर्थ $30 बिलियन से $200 बिलियन लिटरली यार 1.5 ईयर्स में टच कर गया है। तो अभी बताया जा रहा है कि यार टेस्ला ओवर हाइप्ड है, बट अब टेस्ला भी प्रॉफिटेबल हो गई है, वो रेगुलर गाड़ियाँ डिलीवर कर रही है और धीरे धीरे वो दूसरे एरियाज में भी एक्सपैंड कर रही है। बट एक्चुअल उनको पुश तभी मिलेगा जब वो और गाड़ियाँ लार्ज स्केल में डिलीवर कर पाएँ, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके रख पाएँ और जब उनका अगर फुल सेल्फ ड्राइविंग वाला मोड आ जाता है तो उससे उनको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा और उससे क्या पता यार एलन मस्क सिर्फ $300 बिलियन नहीं उसके आगे भी बढ़ सकते हैं। बट फुल सेल्फ ड्राइविंग के लिए लोग बोल रहे हैं कि यार अभी एटलीस्ट 3-4 साल है, तो मतलब 2025 तक शायद आएगा और तब देखेंगे कि यार क्या पता अमेजोन भी उस सेक्टर में एंट्री मार ले। बट ट्रिलियनर बनने के लिए यार इन दोनों को अपने जो स्पेस स्टार्टअप्स है ना उनको सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। अब एलन मस्क ने बोल दिया कि भैया स्पेसएक्स का आईपीओ तभी होगा जब वो मार्स को रेगुलर मिशंस लॉन्च करेंगे। इसके लिए उन्होंने स्टारशिप बनाया है जो कि अभी काफ़ी बार फेल हो रहा है, बट होपफुली वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो इसलिए उसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बट ब्लू ओरिजिन का जो स्पेस कॉलोनी का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप स्पेस में जाके काम कर सकते हो फिर अर्थ में आके वापस रह सकते हो, उसमें तो यार और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो उनका कब आईपीओ होगा वो तो किसी ने सोचा भी नहीं है क्योंकि अभी वो टेस्टिंग फेज में है। बट एलन मस्क को जो मैक्सिमम फ़ायदा हो सकता है वो ये है कि यार उनका जो अभी स्टारलिंक है जिससे वो लो ऑर्बिटल सैटेलाइट के थ्रू पूरे दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने का प्लान है, वो एक्चुअली उन्होंने टेस्ट करना चालू कर दिया है। 10,000 उनके पेड कस्टमर्स भी बन गए हैं और 1000 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च भी कर दिए। अब वैसे अमेजोन भी उस फील्ड में कुइपर सिस्टम्स के थ्रू घुस चुका है, बट यहाँ पे भी वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है, अभी तक उन्होंने बिल्कुल लॉन्च नहीं किया है। यहाँ तक कि यार उन्हें तो अभी तक FCC से अप्रूवल भी नहीं मिला। तो यहाँ पे एलन मस्क का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है क्योंकि उनका प्लान है कि यार वो स्टारलिंक को एक अलग कंपनी बना के आईपीओ कर देंगे, जो कि बताया जा रहा है कि अगले 2-3 साल में हो जाएगा। और अगर वो हो जाता है तो एलन मस्क की नेटवर्थ $500 बिलियन तो पहुँच ही जाएगी और उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि यार ये स्टारलिंक कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और स्पेसएक्स कब तक मार्स में मिशन शुरू कर सकता है। उधर जेफ बेजोस जैसा हमें लग रहा है कि यार अभी स्पेस रेस में पीछे हैं, बट अब क्योंकि वो पूरा फोकस करने वाले, क्या पता वो भी कुछ बड़े बड़े इनोवेशंस लेके आए। वैसे एक चीज़ जो उनका डिसएडवांटेज होने वाला है क्योंकि वो 7 साल बड़े हैं तो उनका एज भी हो रहा है, जिसका काफ़ी बार एलन मस्क मजाक भी उड़ाते हैं। गजब बेइज्जती है। तो देखना पड़ेगा कि यार वैसे कौन पहले ट्रिलियनर बनता है।
वैसे मुझे लगता है कि यार एलन मस्क बन सकते हैं ट्रिलियनर अगर वो ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे या उल्टा सीधा ना करें। वैसे अगर जेफ बेजोस भी अगर उन्होंने अच्छा खासा लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है वो भी शायद बन जाए। आपको क्या लगता है कि कौन पहला ट्रिलियनर बनेगा? आप अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये था डिटेल केस स्टडी जेफ बेजोस वर्सेस एलन मस्क के ऊपर। अगर आप स्पेसएक्स वर्सेस ब्लू ओरिजिन पे एक कंपैरिजन चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त स्पेस वॉर चल रहा है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कर देना और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बातें करेंगे। जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।